Swayam Prabha. Digital India. Educated India. हेलो फ्रेंड्स, तो इंट्रोडक्शन टू आर सॉफ्टवेयर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा हम लोग ने पिछले लेक्चर में बात करी थी, अब तक हम लोग जो भी आर सॉफ्टवेयर के बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, कमांड्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, सिंटैक्स होते हैं और ग्राफिकल टूल्स होते हैं, एनालिटिकल टूल्स होते हैं, सबके बारे में बात कर चुके हैं। मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहता कि मैंने आपको आर के सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं, लेकिन मैं इतना अपने कॉन्फिडेंस साथ में ज़रूर कहता हूँ कि इतना करने के बाद आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी और कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि आप कोई भी अगर कठिन से कठिन प्रोग्रामिंग को भी आप अगर अटेम्प्ट करना चाहें तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप उस प्रोग्रामिंग को सक्सेसफुली कंप्लीट भी कर लेंगे। और कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम भी अगर है तो आपको क्या करना है, आपको उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना होता है। और प्रोग्रामिंग के हमारे कुछ अपने स्टेप्स होते हैं, जो स्टेप्स मुझको फॉलो करने होते हैं। तो अब आज हम यहाँ पे आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं कि अगर मुझको आर में कोई एक प्रोग्राम लिखना अगर है तो आर के अंदर कुछ प्रोग्रामिंग में खास बातें होती हैं, आप उसका इस्तेमाल बखूबी कर सकते हो। और उसके अलावा एक बेसिक क्वेश्चन आता है कि ये प्रोग्रामिंग होती क्या है और प्रोग्रामिंग के बारे में हम कैसे सोचते हैं। प्रैक्टिस में क्या होता है कि कोई भी आपके पास आएगा और आपको सिर्फ इतना बताता है कि हमारे पास ये समस्या है और इसका हम ये समाधान चाहते हैं और ये चीज़ें हमारे पास ऑटोमेटेड वे में हो जानी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए हम अगर कहें, कोई भी अगर ऑनलाइन शॉपिंग की कंपनी आपके पास प्रोग्रामिंग के लिए आती है तो वो आपको क्या कहेगी? आपको यही तो कहेगी कि हमारा जो भी शॉपिंग का हमारा सिस्टम है आप उसको ऑनलाइन में कन्वर्ट कर दो। ऑनलाइन में कन्वर्ट कर दो का मतलब क्या होता है कि आप उसकी प्रोग्रामिंग लिख दो। और प्रोग्रामिंग लिख दो इसका मतलब क्या है कि उस शॉपिंग की पूरी प्रोसेस में हमारे जितने भी स्टेप्स होते हैं आप उस प्रोसेस को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करके आप उनको एक कंबाइन कर दो। जैसे शॉपिंग में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। कोई अगर कस्टमर आ रहा है, आप उसकी निगाह से सोचेंगे तो वो अपना सामान शॉपिंग कार्ट में डालेगा, वहाँ से उसका ऑर्डर देगा। ऑर्डर देने के बाद जो उसका क्रेडिट कार्ड को यूज़ करेगा, डेबिट कार्ड को यूज़ करेगा, बहुत सारे वैलेट यूज़ करेगा। उनको ऑपरेट करने वाली हमारी कंपनी अलग अलग होती हैं, उनके सॉफ्टवेयर अलग अलग होते हैं। तो क्या करेगा, उस ऑनलाइन शॉपिंग की जो डिटेल्स हैं उसको वो उन डिफरेंट कंपनीज से टाई अप करने की कोशिश करेगा और उनके सॉफ्टवेयर के साथ में मर्ज करने की कोशिश करेगा। उसके अलावा जब वो कोई कस्टमर अपना पेमेंट अगर कर देता है तो उसके पास आज की तारीख में हम कहें उसके पास ऑर्डर का कंफर्मेशन आना चाहिए कि उसने क्या क्या सामान खरीदा है। उसके पास एसएमएस आना चाहिए, उसके पास ईमेल आना चाहिए। और उसके बाद में जब उसका सामान वहाँ से शिप किया जाता है, वहाँ के बाद से उसके पास पूरी उसकी ट्रैकिंग होती है कि उसका सामान कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है और वो कब से कब तक पहुँचेगा। उसके बीच में एक स्टेप और भी होता है कि जब वो इंसान शॉपिंग करता है तो अपना एड्रेस देता है कि कहाँ पे सामान को डिलीवर करना है। तो ऑटोमेटेड वे में आप अगर अक्सर देखते हैं तो वो आपको बताता है कि ओके ये सामान आपको 3 दिन में पहुँच जाएगा, या आप अगर एड्रेस को चेंज करेंगे तो ये सामान 5 दिन में पहुँचेगा। तो ये कैलकुलेशन कैसे होगा? इस कैलकुलेशन को करने के लिए उस प्रोग्रामर को जो भी हमारी ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन की कंपनियां होती हैं, कोरियर कंपनियां होती हैं, उनसे बात करना पड़ेगा कि उनको इस जगह से उस जगह तक पहुंचाने में सामान कितना समय लगेगा और उसका भी एक सॉफ्टवेयर होगा।
उसका भी एक डेटा होगा, उस डेटाबेस को उसके साथ में मर्ज करना होगा, राइट। तो अब इतने सारे काम उसको एक साथ करने पड़ेंगे। अब ये तो हुआ खाली कस्टमर एंड से। अब अगर जो सप्लायर है, मतलब जहां से सामान आपका बिक रहा है, उसके पास एक इन्वेंट्री होती है और उसको आपको ऑनलाइन दिखाना पड़ेगा कि कोई सामान के अभी उसके पास कितने पीसेस बचे हुए हैं, और जैसे ही सामान के पीसेस ज़ीरो होते हैं वो अपनी साइट पे ऑटोमेटिकली कर देगा कि अब ये प्रोडक्ट हमारी साइट पर अवेलेबल नहीं है, या उसका प्राइस कितना होना चाहिए। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप अगर सोचिए तो एक बहुत बड़ा सिस्टम नहीं है, लेकिन आप जब इस सिस्टम के बारे में सोचते हो तो आपको लगता है बहुत बड़ा काम है, बहुत कठिन काम है, लेकिन उतना कठिन होता नहीं है कितना कठिन आपको ये दिखाई पड़ रहा है। आप इस पूरी प्रोसेस को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करने की कोशिश करिए। आप कस्टमर के जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं आप उनको आपस में ज्वाइन करने की कोशिश करिए। जो हमारे डिफरेंट उसके पार्टिसिपेंट्स हैं, कस्टमर है, सप्लायर है, जिस आदमी की कंपनी है वो है, उनकी सबकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आप उनको समझिए, उनके छोटे छोटे प्रोग्राम्स लिखिए, और अंत में आपको दो काम करने पड़ेंगे। एक, ये जो सारे प्रोग्राम्स हमारे बनेंगे ये आपस में इंटरडिपेंडेंट भी होंगे। इंटरडिपेंडेंट क्यों होंगे? क्योंकि हो सकता है कि जो कस्टमर सामान खरीद रहा है उसका रिलेशनशिप इन्वेंट्री से भी होगा, कि जैसे कस्टमर ने सामान एक पीस खरीदा या दो पीस खरीदा, उसकी इन्वेंट्री से वो जो एक या दो की संख्या है अपने आप से कम हो जानी चाहिए, राइट। तो हो सकता है कि उन दो प्रोग्राम्स के बीच में आपके कुछ वेरिएबल्स ऐसे हों जो आपस में कॉमन भी हों। तो ये सारी चीज़ें आपको कंसीडर करनी पड़ेंगी। एंड डेफिनेटली आप ऐसा मत सोचिए कि ऐसा प्रोग्राम आपको एक ही दिन में या एक घंटे में लेकर के देना होता है। इसमें से आपके पास एक टीम होती है और वो टीम में लोग उन छोटे छोटे कामों को एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन ये बताना आपका काम होता है कि किस टीम मेंबर को कौन सा प्रोग्राम लिखना है, और उस प्रोग्राम को लिखने में कौन कौन से वेरिएबल उसको लेने हैं, और ये आपका काम होता है कि ये वेरिएबल आपस में बाकी प्रोग्राम से कैसे इंटर रिलेटेड है, राइट। तो इसी तरह की प्रोग्रामिंग हमारी होती है। तो इन जनरल ये प्रोग्रामिंग क्या होती है, उसके बारे में हम कैसे सोचते हैं, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। और आपको आज हम एक छोटा सा उदाहरण देंगे कि अगर आपको प्रोग्रामिंग लिखना है तो उसमें आपको किन किन चीज़ों का प्रिकॉशन करना चाहिए। और अगले लेक्चर में भी हम आपको इस प्रोग्रामिंग के कुछ और उदाहरण लेंगे, और हम आपको आर की जो कैपेबिलिटीज़ हैं जिसके कारण आर प्रोग्रामिंग के लिए बहुत पॉपुलर हो गया, उसके बारे में भी बताएंगे। आर के अंदर एक ख़ास बात क्या है कि आर का हम अगर कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके अंदर जो हमारा इनपुट होता है वो इनपुट हम किसी और प्रोग्राम का जो आउटपुट है उसको भी हम यहाँ पे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, या ऐसा भी कर सकते हैं। एक मैंने लिखा मेन प्रोग्राम, और कई हमारे यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, और ये हमारा एक जो प्रोग्राम है इसी प्रोग्राम से हम उनको लिंक कर सकते हैं। और जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये प्रोग्राम हमारा उसको कमांड देगा, कंट्रोल इस प्रोग्राम से बाहर जाएगा, उस प्रोग्राम से जा कर के उसका आउटकम लेगा और उसका आउटकम लेकर के वापस आएगा। ये हमारा आगे प्रोसेस होगा। सेकेंड स्टेप में हो सकता है कि ये जो आउटकम आपका आया है, जो आपके पहले वाले प्रोग्राम पर डिपेंड करता था, ये अब दूसरे प्रोग्राम के पास आएगा और दूसरे प्रोग्राम से उसको एग्जीक्यूट करेगा, और वहाँ से उसका जो आउटपुट आएगा उसको वापस लेकर के प्रोग्राम में आएगा, और उसी तरीके से आगे की प्रोसेस बढ़ती जाएगी। तो इस तरह के हमारे स्टेप्स होते हैं जो, और आर के अंदर ये एक बहुत बड़ी काबिलियत है कि वो इस तरह की प्रोग्रामिंग को भी हैंडल कर सकता है। ओके, मैं आपको यहाँ पे कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं लिख करके दिखाने वाला हूँ जो आपको समझ में ना आए। मैं आपको छोटे छोटे प्रोग्राम्स के लिख करके जो भी आर की खास बातें हैं मैं उससे आपको मैं अवगत कराने की कोशिश करूँगा। तो चलिए हम इस अपने इस लेक्चर को आरंभ करते हैं, और इस लेक्चर में हम जो प्रोग्रामिंग के हम भिन्न क्या क्या स्टेप्स होते हैं, और अगर आपको प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ नहीं पता है तो आप उस प्रोग्रामिंग को कैसे सोचेंगे, और कोई समस्या है उसका प्रोग्राम को कैसे आप सोच करके उसको आप स्टेप वाइज लिखने की कोशिश करेंगे और उसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, पहले हम उसकी बात करेंगे और फिर कुछ हम उदाहरण लेंगे और उनके थ्रू हम आपको प्रोग्रामिंग के और डिटेल बताने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो हम अपने
लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेकिन लेक्चर के पहले मैं आपको ये तो बता दूं कि इस लेक्चर की स्लाइड्स कहाँ से मिलेंगी। इस लेक्चर की स्लाइड्स मैंने अपने होम पेज पर अपलोड कर दी हैं। ओके, और हमारे होम पेज का जो एड्रेस है home.iitk.ac.in/SHALAB/SP। SP का मतलब होता है स्वयं प्रभा। और अगर आपको यहाँ से इस एड्रेस में पहुँचने में दिक्कत हो रही है तो आप इस QR कोड को भी आप स्कैन कर सकते हैं। और ये स्कैन करने के लिए आपके फ़ोन में कोई ना कोई फ्रीली अवेलेबल ऐप भी होगा, और जब आप उसे स्कैन करेंगे उसको तो ये आपको डायरेक्ट इस एड्रेस पर ले आएगा, और यहाँ पर आने के बाद में आप अपनी फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप इंटरनेट के किसी भी सर्च इंजन में चले जाइए और वहाँ पे जा कर के आप हमारा नाम टाइप कर दीजिए और हमारे संस्थान का नाम टाइप कर दीजिए, शलभ IIT कानपुर। उसके बाद ये आपको हमारे होम पेज पर ले आएगा, और उसमें आप हमारे होम पेज पर एक लिंक होगा स्वयं प्रभा, आप उस लिंक पर क्लिक कर दीजिएगा और आपको इस कोर्स की जो भी स्लाइड्स हैं वो आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगी। राइट, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर मुझे कोई प्रोग्राम लिखना है तो उसको कैसे लिखा जाए, उसके हमारे क्या क्या स्टेप्स होते हैं। ये मैं आपको बिल्कुल बहुत ही एलिमेंट्री तरीके से बता रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई भी पहले की बैकग्राउंड नहीं है प्रोग्राम लिखने की तो भी आपको इसमें से कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो पहली बात है, हमारा ये प्रोग्राम होता क्या है। जो प्रोग्राम हमारा एक इंस्ट्रक्शन का सेट होता है या वो कमांड्स का सेट होता है जिनको हम उसी ऑर्डर में लिखते हैं जिस ऑर्डर में उनको एग्जीक्यूट करना होता है, कि सबसे पहले क्या आएगा और उसके बाद क्या आएगा। जैसे कि अगर मुझे एक हम छोटा सा उदाहरण अपने जो हमारी डे टू डे की लाइफ है उसके में अगर हम लें, तो अगर मुझे एक कप चाय बनानी होती है तो चाय बनाने के लिए हमारे स्टेप्स क्या है। सबसे पहले हम अपना जो आग जलाएंगे, चाहे हीटर हो चाहे गैस हो या कुछ भी हो, और उसके बाद हम उसके ऊपर चाय का भगोना रखेंगे। उसके बाद में उसके अंदर पानी डालेंगे। जब पानी उबलने लगेगा तो उसमें दूध, चीनी, चाय की पत्ती इत्यादि डाल देंगे और थोड़ी देर हम उसको बॉईल होने देंगे या उसको गर्म होने देंगे। उसके बाद में थोड़ी देर बाद हम उसको एक चाय की छन्नी से छान लेंगे तो हमको चाय मिल जाएगी। तो ये हमारे स्टेप्स थे। अगर मान ली हम इन्हीं स्टेप्स को कुछ आगे पीछे कर दें और हम कहते हैं कि ठीक है, सबसे पहले हम आग जलाएंगे, उसके ऊपर हम भगोना रखेंगे, उसमें चाय की पत्ती डाल देंगे और फिर उसके बाद पानी डालेंगे, तो क्या आपको उम्मीद लग रही है कि जो आपको प्रोडक्ट बन के तैयार होगा वो आपको वही होगा जो आपने सोचा था। या अगर हम ऐसा करें कि पहले हम दूध को उबाल लें, उसके अंदर हम चाय की पत्ती डाल दें, उसके बाद पानी डाल दें, तो जो कुछ तैयार होगा क्या ये वैसा ही होगा जो आपने सोचा था। कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा, लेकिन वो चीज़ नहीं होगी जो आपने सोची थी। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी आपने सोचा हुआ है, जो भी आपकी इच्छा है उस प्रोग्रामिंग के थ्रू अपना आउटकम बाहर लाने के लिए, उसको आपको उन्हीं स्टेप्स में प्रोग्राम देना पड़ता है कमांड्स के थ्रू। राइट, और आपको उसी सीक्वेंस में आपको उन चीज़ों को आगे लेकर के आना पड़ता है। राइट, जब भी कभी प्रोग्राम की बात करते हैं तो आपके प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। कोई ऐसा नहीं है कि हम प्रोग्राम लिखने के बाद में हम अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हमको अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना पड़ता है कि हम क्या चाहते हैं, और जो हम चाहते हैं उसके लिए हमारे पास क्या रिक्वायर्ड इनपुट है। कि अगर कोई कहे कि हमको चाय बनानी है और चाय बनाने के लिए मेरे पास चाय की पत्ती नहीं है, तो पानी और दूध से कैसे चाय बन जाएगी अगर आपके पास चाय की पत्ती नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास खाली दूध पानी है तो आप उसको बॉईल करके भी कुछ बना सकते हैं। राइट, लेकिन चाय तो नहीं बनेगी। इसलिए जो भी आपका आउटकम होता है वह आपके इनपुट वेरिएबल्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। और जो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसकी अपनी एक लैंग्वेज होती है, उसकी अपनी एक भाषा होती है, लेकिन वो भाषा हमसे अलग होती है, जो हम नहीं समझ पाते हैं। उसको हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है वो क्या करता है, सॉफ्टवेयर जो भी हमारी भाषा है, जैसे अंग्रेजी है या हिंदी है या कोई भी नॉन भाषा है, उस भाषा में कंप्यूटर को समझने वाला एक प्रोग्राम लिखेगा। प्रोग्राम में क्या होता है, उसके इंस्ट्रक्शंस होंगे। जैसे आपने आर में पढ़ा हुआ है कि अगर आपको CSV फाइल रीड करनी है, उसका कमांड हमारा है read.csv। अगर आपको टेबुलर डेटा को रीड करना है तो आपका कमांड है read.txt।
और इसी तरीके से आपको अगर मीन निकालना है, वेरिएंस निकालना है, तो उसके अपने कमांड होते हैं। तो आप अगर जब लिखते हो MEAN मीन, तो ऐसा थोड़ी कि मीन कंप्यूट हो जाता है। जो आप इंस्ट्रक्शन देते हो वो आप सॉफ्टवेयर के थ्रू आप देते हो, तो जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जो भी हमने कमांड दिया है मीन, उसको वो कंप्यूटर तक पहुंचाता है। कंप्यूटर की अपनी भाषा होती है, उसमें कन्वर्ट करता है, और जो भी हमने उसको प्रोग्राम लिख करके दिया होता है मीन निकालने के लिए, वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। और सच बात तो ये है कि कंप्यूटर को नहीं पता कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है। वो तो आप जो प्रोग्राम लिखते हो कि सारी वैल्यूज़ को कम करिए और उसके बाद में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करिए। तो जो आपका कंप्यूटर है वो खाली बस इतना ही काम करता है कि उन नंबरों को बहुत जल्दी टोटल करके उनको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देता है। ये काम ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हो, आप भी कर सकते हो, लेकिन अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा संख्याएं होंगी तो आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन उसको कंप्यूटर फास्ट कर देगा। और अगर आपने सही कमांड, सही डेटा दिया है, तो उसमें गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, अगर आपने सारे नियमों का पालन किया है तो। और उसके बाद में हम उन कमांड्स को जब हम कंप्यूटर को देंगे, तो कंप्यूटर उसको हाई लेवल लैंग्वेज में एग्जीक्यूट करेगा, और उसको वापस हमारी जो भी लो लेवल लैंग्वेज है जो हमको समझ में आती है, वो उसमें ट्रांसलेट करने के लिए अपना इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को भेज देगा। कंप्यूटर उसको सॉफ्टवेयर को भेज देगा, और सॉफ्टवेयर हमको अपनी भाषा में आंसर दिखा देगा। जैसे कि आपने देखा कि हम आर में जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो कभी कभी हमारे पास एरर आ जाती है। तो उसमें से क्या होता है कि जो कंप्यूटर कह रहा है कि जो भी हमारे नियम है उसके अनुसार आपने काम नहीं किया है, इसलिए हम आपका काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन उसको आपको समझाने के लिए आर उसको एक प्रॉपर लैंग्वेज में दे देता है कि यहाँ पर आपकी एरर आ रही है। तो एरर कोई बाहर से नहीं आई है, उसको भी जिन लोगों ने आर का सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है उन लोगों ने ही अंदर लिखा हुआ है कि अगर इस तरह की कोई मिस्टेक होती है तो हमारा कंप्यूटर काम नहीं कर पाएगा, और उसमें से आपको जो आपका मैसेज आएगा आप उसको वहाँ पे दे दीजिए। और आपका मैसेज क्या आएगा, इसको भी कोई एक ह्यूमन बीइंग है जो प्रोग्रामिंग कर रहा है आर में, वही लिखता है। कहाँ पर आपका NA आएगा, कहाँ पे NULL आएगा, ये सब हमारे और आपके जैसे किसी इंसान ने ही इसको प्रोग्राम करके पैकेज में डाला हुआ है। तो जो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर सिर्फ इतना करता है कि जो हम उसको आदेश देते हैं, जो उसको हम इंस्ट्रक्शन देते हैं किसी डिफाइंड टास्क को करने के लिए, वो उसको कर देता है। राइट, ओके। अब कंप्यूटर के अंदर बहुत खास बात है कि कंप्यूटर, जैसे मैंने बताया, कि आपका बहुत ही ओबीडियंट वर्कर है, जो आपके सारे आदेशों को बिना को सवाल जवाब किए आपको मान लेता है। लेकिन समस्या क्या है कि उसकी अपनी भाषा होती है। राइट, और कैसे मैंने बताया, जो कंप्यूटर की भाषा होती है उसको हम कहते हैं मशीन लैंग्वेज। ये जो मशीन लैंग्वेज होती है इसके बारे में हमको तो नहीं पता, लेकिन और हमारे लिए मशीन लैंग्वेज सीखना बहुत कठिन काम है, क्योंकि जब तक कि आप कंप्यूटर साइंस का कोर्स नहीं करेंगे, उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखेंगे, आप उसको नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम लोग तो सिंपल उस कंप्यूटर को के यूज़र हैं, हम उनको इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आवश्यक ये है कि हम अपने कोड्स को मशीन लैंग्वेज में लिखें। और समस्या हमारी यही है कि हमको कंप्यूटर की जो मशीन लैंग्वेज है वो नहीं आती है, और कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज भी नहीं आती है। हम तो आपस में हिंदी और अंग्रेजी में और भिन्न भिन्न भाषाओं में बात कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर इसमें से किसी भाषा को नहीं समझता है। राइट, तो अब एक और हो गया इंसान, और एक और आपका हो गया कंप्यूटर। अब दोनों के बीच में आपस में भाषा का आदान प्रदान नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों लोग एक दूसरे की भाषा को नहीं समझते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे एक डाल दिया सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या करता है, सॉफ्टवेयर को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, सॉफ्टवेयर इसको यहाँ पे कन्वर्ट करता है, और सॉफ्टवेयर इसको कंप्यूटर को बताता है, और फिर उसको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की भाषा को समझता है, और वो अपने उस प्रोसेस को करता है, और वो उसका जो आउटकम है वो हमारे पास वापस सॉफ्टवेयर के पास आता है, और सॉफ्टवेयर फिर से उसको हमारी भाषा में बदल करके हमको बता देता है। यह काम कुछ उसी तरीके का नहीं, जैसे आपने कभी देखा हो कि जब कोई ऐसे देश से हमारे देश में आता है जिसको भारत की भाषा नहीं आती, या हम लोग कभी भारत से बाहर जाते हैं जहाँ, और उस देश में जाते हैं जहाँ पे हमको उसकी भाषा नहीं आती है, या हम अपनी कंट्री में ही अगर हमको किसी और ऐसे राज्य में जाते हैं जहाँ की भाषा मुझे नहीं आती है,
तो हम वहाँ पे किसी अपने दोस्त की या किसी अपने साथी की सहायता लेते हैं जो हमारी बात को समझ करके उस भाषा में ट्रांसलेट करके अगले को बता देता है और अगला मुझको वो वाला काम करके दे देता है। राइट, ओके। तो ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है ये हमारा एक इंटरप्रेटर की तरह काम करता है और ये हमारी और कंप्यूटर दोनों की सहायता करता है। राइट, हम जो भी कुछ कहते हैं उसको सॉफ्टवेयर हमारी भाषा को समझता है और इसको वो सॉफ्टवेयर की भाषा को वो कंप्यूटर को इन्फॉर्म करता है और कंप्यूटर उस भाषा को समझ करके उस काम को कर देता है और वो करने के बाद में जो उसका आउटकम है वो उस सॉफ्टवेयर को बता देता है। और सॉफ्टवेयर फिर क्या करता है, सॉफ्टवेयर हमारी उस आउटकम को जो भी कंप्यूटर से आया है उसको फिर से हमारी भाषा में ट्रांसलेट करके हमको बता देता है, जिसको हम बोलते हैं कि हमको अपने प्रोग्राम का आउटकम मिल गया। अब हम अगर आर सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो जैसा आपको मैंने बताया था, जिस वक्त मैंने फंक्शन की बात करी थी, आपको याद होगा FUNCTION, वहाँ पर मैंने बताया था कि आर की भाषा में जो हम प्रोग्राम लिखते हैं उसको ही हम फंक्शन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बहुत सी हमारी बाकी भाषाएं होती हैं जो हमारे सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस होती हैं, लाइक C++, बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रॉन एट्सेट्रा इत्यादि। वहाँ पर हम इसको बोलते हैं कि प्रोग्राम, लेकिन यहीं पे उसी बात को हम बोलते हैं फंक्शन। ओके, तो अब अगर हमको अपना प्रोग्रामिंग आर सॉफ्टवेयर में करनी है तो इसका मतलब क्या है कि हमको एक फंक्शन लिखना है और फंक्शन को लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको अपना एक ऑब्जेक्टिव देना पड़ेगा। पहले हमको अपना ऑब्जेक्टिव लिखना पड़ेगा कि हम क्या करना चाहते हैं और वो जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा उसको हम जो आर की भाषा में ट्रांसलेट करेंगे। जैसे अगर मुझको अर्थमेटिक मीन निकालना था तो मैंने लिखा मीन, और अगर हमको कोई हमारी डेटा की फाइल है जो CSV फॉर्मेट में है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू के फॉर्मेट में है, तो हमने लिखा read.csv। और उसी तरह से कोई अगर फाइल हमारी मान लीजिए कि कोई और सॉफ्टवेयर से आई है, SPSS से आई है, मैटलैब से आई है, तो हमने आपको बताया था कि उसको रीड करने के कमांड हमारे अलग अलग होते हैं। कोई डेटा अगर हमारा मैट्रिक्स के फॉर्म में है तो उसके लिए हमारे मैट्रिक्स के कमांड अलग होते हैं। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी आर की लैंग्वेज है। तो हम जो भी कुछ करना चाहते हैं उसको हम आर की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं और जब हम उसको ट्रांसलेट करते हैं उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने बात करी थी फंक्शन की, फंक्शन मैंने बताया था कि मैथमेटिक्स में हम कैसे लिखते हैं, f(x1, x2, xn)। अगर हमारे पास कोई भी हमारे पास भिन्न भिन्न तरीके के वेरिएबल हैं या ऑब्जर्वेशंस हैं x1, x2, xn, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा इनपुट होगा। और फंक्शन हमारा क्या होगा कि जो हम मैथमेटिकल फंक्शन को कंप्यूट करना चाहते हैं उसको हमको आर की लैंग्वेज में, आर के सिंटैक्स कमांड को यूज़ करते हुए हमको उसकी भाषा में लिखना पड़ेगा। राइट, और उसके बाद में जो भी हमारा ये जो फंक्शन है f, हमारे इनपुट वेरिएबल्स को लेकर के जो भी ऑपरेशन करेगा, जो भी मैनिपुलेशन करेगा, जो भी कंप्यूटेशन करेगा, वो हमको y के फॉर्म में मिल जाएगा, जो हमारा होगा आउटपुट। राइट, तो जब भी कभी हम आर सॉफ्टवेयर की बात करेंगे और उसके अंदर हम अपने प्रोग्रामिंग की बात करेंगे तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको इनपुट और आउटपुट वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना होता है। और यही काम आपको जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं उसको आप जब छोटे छोटे फंक्शंस में आप डिवाइड करोगे तो हर फंक्शन को लिखने के लिए आपको उसमें इनपुट और उसका आउटपुट भी देना पड़ेगा। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि आप एक बहुत बड़े साइज़ का प्रोग्राम लिख रहे हो और उसमें से आपने कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम्स की सहायता ली है। हो सकता है कि उन छोटे प्रोग्राम्स का जो भी आउटपुट हो वो किसी और प्रोग्राम के लिए इनपुट हो सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर एक बड़े सिस्टम में काम कर रहे हो जहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखना है तो वहाँ पर एक ये संभावना होती है कि कोई भी छोटे प्रोग्राम का, जो भी छोटे फंक्शन का जो हमारा आउटपुट है वो किसी और प्रोग्राम के लिए इनपुट हो सकता है। राइट, इस तरह की संभावनाएं होती हैं और ऐसा होता है। राइट, उसके बाद में आपको ये बताना पड़ेगा कि आप जो भी इनपुट देना चाहते हो वो किस फॉर्मेट का होना चाहिए और आपको आउटपुट किस फॉर्मेट में मिलना चाहिए। अर्थात जो आप
उत्तर चाहते हो वो आपका न्यूमेरिक होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए, मैट्रिक्स होना चाहिए, डेटा फ्रेम होना चाहिए, या क्या होना चाहिए। ये आपके कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि जो आपका फाइनल आउटकम है। जो देखिए, जो आपका फाइनल आउटकम है वो आप अगर ऐसे सोचिए तो कोई ना किसी मैथमेटिकल फंक्शन का वो आउटकम होगा। तो हर एक मैथमेटिकल फंक्शन की एक अपनी आवश्यकता होती है। कहीं पर मैथमेटिकल फंक्शन खाली मैट्रिक्स की जो कोई हैंडल करता है, कहीं पे कोई फंक्शन हमारा सिंपल डेटा वेक्टर को हैंडल करता है। तो ये आपकी जो भी आवश्यकता है उसके अनुसार आपको ये देखना पड़ेगा कि उस मैथमेटिकल फंक्शन को हम किस फॉर्मेट में लिखें, डेटा वेक्टर के फॉर्मेट में, डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में, या किसी और में। और इसका फैसला सिर्फ आपको करना होता है, और आपको फैसला ऐसे करना है कि जिससे कि आपके जो भी मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस हैं वो आपके आसान हो जाए। ओके, चलिए, जब हम इनपुट और वेरिएबल और आउटपुट वेरिएबल की बात करते हैं तो इनपुट वेरिएबल और आउटपुट वेरिएबल हमारा एक सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है, वेक्टर भी हो सकता है, मैट्रिक्स भी हो सकता है, या एक फंक्शन भी हो सकता है, राइट। और अगर आप जब आर में प्रोग्रामिंग की बात आप कर रहे हो, तो जब आप फंक्शन की बात कर रहे हो तो इसमें से जो भी आपका इनपुट वेरिएबल होगा वो आपके फंक्शन का एक कंपोनेंट होगा। आपको याद होगा, आपने ऐसे करके लिखा था फंक्शन, और उसके बाद आपको ब्रैकेट में यहाँ पे इनपुट वेरिएबल आपको जो भी होते हैं वो कॉमा करके देने होते हैं, राइट। तो ये सारे के सारे इनपुट वेरिएबल जो फंक्शन का हमारा आर्गुमेंट है, पैरेंथेसिस के अंदर हम उसको लिखते हैं। और अब जो उसका आउटपुट होगा उस फंक्शन का, वो एक फंक्शन भी हो सकता है, वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो सकती है, वो एक स्केलर भी हो सकता है, वो एक मैट्रिक्स भी हो सकता है, या कोई भी हमारा जो आर के अंदर हमारे डिफरेंट तरीके के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं वो उसमें से किसी को भी फॉलो कर सकता है। अब उसके बाद जब हमारा आउटकम आ जाता है, उसका आउटकम को हमको किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में देना पड़ता है। जैसे आपने बहुत सारे कमांड्स किए थे, प्रिंट, कैट, फॉर्मेट इत्यादि। तो उन सिंटैक्स और कमांड्स का यूज़ करके आपको जो भी अपना आउटकम अपने रिक्वायर्ड फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट में आप उसको लिख सकते हैं। और उसके लिए भी आपको प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा कि कहाँ पे आपको ब्लैंक स्पेस देनी है, कहाँ पे आपको नंबर चाहिए, कहाँ पे आपको वर्ड्स में चाहिए, कहाँ आपको उसको डबल कोट में करना है, कहाँ पे आपको डायरेक्टली लिखना है, इत्यादि इत्यादि, राइट। अब जब भी हम कभी प्रोग्राम को लिखने की बात करेंगे तो आपको कुछ चीज़ों का हरदम ध्यान रखना है। जो कोई भी प्रोग्रामिंग की क्लास में आपको ये हरदम बताया जाता है कि अगर हम कोई भी लूप को इस्तेमाल करते हैं तो लूप यूजुअली हमारे उस प्रोग्राम की स्पीड को थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो उसके लिए ऑप्शन ये होता है कि जहाँ तक संभव हो आप वेक्टर्स और मैट्रिसेस का इस्तेमाल करिए। क्यों? क्योंकि लूप में क्या होता है कि हर एक बार में जब आपका लूप रन करता है तो उसको अपने पीछे की सारी वैल्यूज़ को अपनी मेमोरी के अंदर पहले स्टोर करना होता है। कि अगर आपको मान लीजिए सम करना है 5 नंबर्स का, और अगर उसको आप अगर लूप में लिखते हो तो पहले नंबर को पहले पढ़ेगा, फिर वो दूसरे नंबर को पढ़ेगा, फिर वो दूसरे नंबर को जब पढ़ेगा उसके बाद उसमें पहले नंबर को सेव करेगा, ऐड करेगा, सेव करेगा, और फिर जब वो अगले नंबर पे आएगा तो वो पहले 2 नंबर का जो सम आया है उसको तीसरे नंबर में ऐड करेगा। तो इसका मतलब ये कि जब तक कि प्रोग्राम ख़त्म नहीं हो जाता और उसका आउटकम नहीं आता है, उसको बीच के स्टेप्स में जो भी आउटपुट आ रहे हैं वो उसको अपनी मेमोरी में ही स्टोर करके रखने पड़ेंगे, राइट। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो मेमोरी काफ़ी ऑक्यूपाई हो जाती है और कभी कभी हमारे प्रोग्राम स्लो हो जाते हैं। जब हम छोटे छोटे प्रोग्राम लिखते हैं तो हमको नहीं पता चलता है, लेकिन अगर हम बड़े साइज़ के प्रोग्राम लिखेंगे जहाँ पे हमारा डेटा साइज़ बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर हमको ये पता चलेगा कि हमारे कंप्यूटर की या वो प्रोग्राम की स्पीड स्लो हो गई, धीमी हो गई है। और उसके बाद में एक ये एडवाइस होती है और ये टिप होती है कि जब भी आप आज प्रोग्राम लिख रहे हैं तो अब आप ये मान सकते हैं कि अगर आप कोई बड़े साइज़ का प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसको लिखने वाले अलग अलग लोग होंगे। तो अलग अलग जो भी हमारे टीम मेंबर्स होंगे वो किन किन वेरिएबल्स को कैसे डिफ़ाइन कर रहे हैं कि अगर एक टीम मेंबर ने लिया है x और उसने x से डिनोट किया हाइट को, हो सकता है कि अगला टीम मेंबर भी x वेरिएबल को ही यूज़ करे और उसमें वो हाइट की जगह एज डिफ़ाइन कर दे, राइट। तो और ये प्रोग्राम फाइनली जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं ये कहीं पर एक जगह पर आएंगे, वहाँ पे इनको आपस में ज्वाइन किया जाएगा। तो अगर कोई भी आदमी उस प्रोग्राम को पढ़ने की कोशिश करेगा तो उसको ऐसे समझ में नहीं आएगा।
तो अपने प्रोग्राम को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए आवश्यक होता है कि आप ये हैश सिंबल का यूज़ करके जगह जगह पे कमेंट्स लिख दीजिए, सो दैट कि अगर वो प्रोग्राम कोई भी देखने की कोशिश करता है तो उसको समझ में आ जाए। और उसके अलावा एक टिप ये भी होती है कि जो भी आप अपने वेरिएबल्स के नाम लीजिए, ये तो आपके हाथ में है कि आप किस वेरिएबल का क्या नाम देते हैं। उनको आप ऐसे चुनने की कोशिश करिए जो किसी को आसानी से समझ में आ जाए। जैसे कि अगर मुझे कुछ स्टूडेंट की हाइट लिखना है, हम उसका वेरिएबल का नाम ले लेंगे हाइट, और हमको अगर डेटा दिया हुआ है सपोज एज के ऊपर, उम्र के ऊपर, तो ऐसा भी तो संभव है कि हम हाइट इक्वल टू लिख लें जो भी हमारा एज का डेटा है। इसमें कोई समस्या नहीं है, आर आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, आर उसको कंप्यूट कर देगा। लेकिन जो अगला आदमी उसको समझने की कोशिश करेगा उसको थोड़ी सी कठिनाई होगी कि उसने लिखा हुआ है हाइट, तो इसमें एज का डेटा कैसे आ गया। हाँ, आर के नियमों के अनुसार आपने कोई गलती नहीं करी, आप कोई भी वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उसमें सेंसिबली अगर काम करेंगे तो हम इन वेरिएबल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब भी हम कभी अपना नया प्रोग्राम लिखते हैं, बहुत आवश्यक है कि आप अपने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करिए और पहले के वेरिएबल्स को हटा दीजिए। क्यों? उसके अंदर हो सकता है कि आपने कोई पहले प्रोग्राम लिखा हुआ है, उनकी वैल्यू वहाँ पर पहले से स्टोर्ड हैं। जैसे कि आप अगर ध्यान देंगे कि हमने अपने कोर्स में बहुत बार वेरिएबल्स लिए हैं एक्स या DATA थीटा, और बार बार हम उसी वेरिएबल को यूज़ करते थे, लेकिन हमारा था ऑब्जेक्टिव कि मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता था, और हमारे पास डिफरेंट तरीके के डेटा सेट थे। अगर मैं उसको डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3 करता तो शायद वो ज़्यादा कन्फ्यूजन होता। और उसके अलावा क्या था कि हमने अपना जो भी काम किया मैंने वहीं पे ख़त्म कर दिया, उसके आगे हमको कभी उस वेरिएबल की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसलिए मैंने कुछ नामों को लेकर के आपके पूरे कोर्स में आपको समझा दिया। लेकिन जब आप इसको किसी बड़े काम को करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आपको बहुत सारे वेरिएबल्स लेना पड़े, और हो सकता है कि आप एक वेरिएबल को लेने के बाद में थोड़े समय के बाद भूल जाएं। तो इसलिए ये आवश्यक है जब भी आप कोई नया वेरिएबल लेते हैं पहले आप उसको इनिशियलाइज कर दीजिए, राइट। और उसके साथ में आप उस वेरिएबल को वहाँ से अपने आर कंसोल से आप उसको हटा दीजिए। हटाने के लिए हमारा क्या कमांड होता है? RM, रिमूव, राइट। अब हम देखिए यहाँ एक छोटा सा एक उदाहरण लेते हैं, और उस उदाहरण में इसका मैं प्रोग्राम लिखने की कोशिश करता हूँ, और मैं आपको इसके थ्रू मैं आपको इसके छोटे छोटे जो स्टेप्स होते हैं जो मैंने बताए हैं या कुछ और भी होंगे वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, राइट। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा दूँ कि मैं आपको जब प्रोग्राम आगे दिखाऊँगा तो ये शायद हमारा कई सारी स्लाइड्स में आगे चलता जाएगा, तो आपको एक ये हो सकता है कोई ऐसी फीलिंग आए कि मैं कोई बहुत लंबा प्रोग्राम लिख रहा हूँ या बहुत कठिन प्रोग्राम लिख रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको देखिए आगे पहले मैं दिखा देता हूँ कि आपका जो प्रोग्राम का जो टोटल हमारा जो आएगा सिर्फ इतना बड़ा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक, राइट। लेकिन उसको समझाने के लिए आप देख लीजिए 1, 2, 3 स्लाइड्स का इस्तेमाल किया हुआ है, राइट। तो अब हम इस प्रोग्राम की बात करते हैं। तो देखिए आपका बेसिकली आप क्या चाहते हो, आपको ये 2 फंक्शंस हैं, एक और ये 2, दोनों को आप कंप्यूट करना चाहते हो। जरा सा आप ध्यान दीजिए कि इस फंक्शन में क्या लिखा हुआ है। देखिए पहले फंक्शन में इसको करते 1, इसे करते 2। पहले फंक्शन में क्या लिखा हुआ है कि अगर आपके पास कोई 2 तरीके का डेटा हो x और y पर, से x1, x2, xn और y1, y2, yn, राइट। उसी डेटा को आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डेटा को क्यूब करके सम करना है। x का जो डेटा है आप उसको क्यूब करिए, सम करिए, और जो y का डेटा है उसको आप क्यूब करिए, सम करिए, और दोनों का आप रेशियो निकाल लीजिए। और दूसरा जो हमारा फंक्शन उसमें क्या है, सबसे पहले आप x और y का रेशियो लीजिए, जो भी उसकी ith वैल्यू है उनका आपस में xi/yi करिए, और रेशियो लेकर के फिर आप उनका क्यूब करिए और फिर उनका आप सम करिए। तो दोनों प्रोग्राम में क्या फ़र्क है? पहले वाले प्रोग्राम में है कि आप अपने दोनों डेटा में हर एक इंडिविजुअल वैल्यू को आप क्यूब करिए और उनको सम करिए, और दूसरे डेटा में क्या है कि पहले रेशियो लीजिए और फिर क्यूब करिए, राइट। तो पहले डेटा में पहले क्यूब, फिर सम, फिर रेशियो, और दूसरे डेटा में पहले रेशियो, फिर क्यूब, फिर सम। अब इसको देखिए हम करने की कोशिश करते तो हम ये मानते हैं कि हमारे पास जो x1, x2, xn है, y1, y2, yn, इसके ऊपर कुछ हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होंगी जिनको मैंने 2 डेटा वेक्टर में सेव कर लिया है, x और y, राइट।
यहाँ तक तो आपको कोई समस्या नहीं है। अब आपको ज़रा सा समय देना होता है और आपको ये देखना होता है कि हम इस प्रोग्राम को कैसे लिख सकते हैं। हाँ, ये मैं आपको पहले बता दूँ कि किसी भी प्रोग्राम को लिखने के हमारे पास बहुत से तरीके होते हैं और एक ही काम को एग्जीक्यूट करने के बहुत से लॉजिक होते हैं। राइट, लॉजिक के बारे में हम लोगों ने पहले भी बात करी थी। अब ये आपकी प्रैक्टिस और कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि आप एक ही काम को करने के लिए कितना छोटा या कितना लंबा प्रोग्राम लिखते हैं। आप कोई एक ऐसा लॉजिक लगाते हैं जिससे आपका प्रोग्राम बहुत छोटा हो जाएगा, या आप कोई ऐसा लॉजिक लगाते हैं जिससे आपका प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा। राइट, तो चलिए हम एक काम करते हैं कि इन दो डेटा वेक्टर को हमें, ये जो हमारे हैं एक्स वाई हैं, इनको हम एक्स और वाई से डिनोट करेंगे। और यहाँ पर हमने देखिए एक ख़ास बात ये है कि मैंने ये माना हुआ है कि एक्स और वाई में जो हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हैं वो बराबर हैं। तो उन नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन को हमने यहाँ पर डिनोट कर दिया है n से। लेकिन अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशंस अलग अलग अगर हैं, n1 और n2 अगर हैं अगर, तो इसको हम n1 और n2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। राइट, तो अब हम जो हमारे दो फंक्शन थे उनको हम डिनोट कर देते हैं g और h से। मैंने एक नाम दे दिया g और h। अब अगर आप इस फंक्शन को देखिए तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सम ऑफ क्यूब्स। अब आपने आर में देखिए एक फंक्शन करके रखा हुआ था, हम लोगों ने कैलकुलेशंस की बात करी थी कि अगर हमारे पास कोई डेटा वेक्टर होता है C234 और इसको अगर हम स्क्वायर या क्यूब करते हैं तो इसका हमारा आउटकम क्या आता है, 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब। एक तो ये हो जाता है। और हम अगर हम यहाँ पे इसके ऊपर अगर हम सम फंक्शन को लगा दें तो हमारा काम बहुत आसानी से बन जाएगा। राइट, तो अगर हम आपको यहीं पर ही इस जी फंक्शन का अगर हम आपको कोड लिखना चाहें तो ये बहुत आसानी से लिख जाएगा, सम ऑफ एक्स हैट 3 अपॉन सम ऑफ वाई हैट 3। देखिए एक ही लाइन में आ गया। और हम अगर एच का फंक्शन लिखना चाहें तो ये हमारा सम ऑफ एक्स अपॉन वाई हैट, यही तो आ गया। आप चाहें तो आप इसको यहाँ पे ब्रैकेट लगा सकते हैं, लेकिन मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये नहीं है। ये देखिए, ये जो मैंने आपको लिख के दिखाया ये तो बहुत ही आसान तरीका है जो आपका एक ही लाइन में प्रोग्राम का सारा काम हो जाएगा। मैं आपको इस प्रोग्रामिंग के आपको स्टेप्स बताना चाहता हूँ। मेरा ये ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं है कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इसका प्रोग्राम लिखो। राइट, प्रोग्राम का मैं इसलिए आपको उत्तर मैंने पहले बता दिया, लेकिन अब हम ज़रा सा एक लंबा रास्ता थोड़ा सा लेना चाहेंगे जहाँ पर हम अपने भिन्न भिन्न तरीके के जो भी हमारे ऑप्शंस होते हैं हम उनको आपको इस्तेमाल करके दिखाना चाहेंगे। एक एक करके अपना हम कमांड लिखेंगे और उसके आपको हम आउटपुट दिखाते जाएंगे। सबसे पहला काम तो ये है कि आपको जो भी डेटा वेरिएबल का नाम देना है आप उसको लीजिए, लेकिन उसके पहले आप अपने आर कंसोल से जितने भी पहले के वेरिएबल्स जो आपने इस्तेमाल किए हैं आप उनको हटा दीजिए। राइट, तो हटाने के लिए हमारे पास क्या कमांड होता है, rm list इक्वल टू ls और पैरेंथेसिस में। और देखिए मैंने यहाँ पे हैश दे करके मैंने यहाँ पे लिख दिया रिमूव ऑल डेटा। इसका मतलब ये है कि आप इस प्रोग्राम को अगर कभी भी पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो अगला कमांड लिखा हुआ है इससे हमारा सारा का सारा डेटा हमारा रिमूव हो रहा है। अब उसके बाद हमको अपना जो भी इनपुट जो भी डेटा है वो हमको डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने देखिए यहाँ पे एक और हैश लगा दिया, डिफाइन इनपुट डेटा वेक्टर्स। जैसे उदाहरण के लिए मैंने कह दिया x इक्वल टू और y इक्वल टू C10 20 30 और y की वैल्यू मैंने दे दी C1 2 3। और उसके बाद हम अपना देखिए, अब हम यहाँ से अपना प्रोग्राम लिखने की कोशिश करते हैं। अब अगर प्रोग्राम लिखना अगर है तो अब आपको अपना इस g और h का जो भी स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए दो तरह के आपको इनपुट चाहिए। एक इनपुट चाहिए आपको x और एक इनपुट चाहिए आपको y। राइट, तो मैंने यहाँ पे लिखा फंक्शन functiun और जैसा हम पहले करते थे पैरेंथेसिस में मैंने लिख दिया x, y। तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके इनपुट वेरिएबल्स हो गए। और आपके जो वेरिएबल्स आपके इनपुट में है आप उसका कॉमा दे करके आप उसको आगे बढ़ाते जाएंगे। राइट, अब इसके बाद आपको क्या करना है, फंक्शन लिखने के बाद में आपको कर्ली ब्रैकेट लिखना होता है और कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो आपका
फंक्शन आएगा, राइट। तो देखिए हमने यहाँ पे एक लिख दिया कि किसी को भी समझाने के लिए एक हैश लगा करके यहाँ से हमारे फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हो रही है। और ऑब्वियसली जहाँ जहाँ पे आप हैश लगा रहे हैं वो तो आपके कमेंट हो गए, वो तो आपके एग्जीक्यूट भी नहीं आपके होंगे, ओके। और उसके बाद देखिए मैंने ये यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, अर्थात कि हमारा फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और सबसे पहले मैंने एक लाइन लिख दी लोगों को समझाने के लिए, दैट फर्स्ट गिव ऑल अदर इनपुट वेरिएबल। अगर आपको जो भी आपको यहाँ पे कुछ और अगर ऐसे कुछ वेरिएबल्स हैं जो आप आगे फंक्शन में आगे देना चाहते हैं, जो आपको x या y से ही कंप्यूट करने हैं, आप उसके बारे में यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे उदाहरण के लिए अगर मुझको एक्स स्क्वायर करना अगर है तो हम एक नया वेरिएबल डिफाइन कर देंगे x1 इज इक्वल टू x हैट 2। तो ये हमारा कहने का मतलब है जो मैंने इस लाइन पर लिखा हुआ है कि फर्स्ट गिव ऑल इनपुट वेरिएबल्स। और उसके बाद में हमारा पहला काम ये है कि चूँकि हमारा यहाँ पे x और y का डेटा है और मुझे सम करना है, सम i गोज़ फ्रॉम 1 to n। तो ये n कहाँ से आएगा, n तो आपने दिया नहीं। अब आपके पास दो ऑप्शंस थे कि जब आपने यहाँ पर इनपुट वेरिएबल दिए हैं तो आप यहाँ पे n भी दे सकते थे, लेकिन उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास जब भी कोई डेटा आता है आपको उसको काउंटिंग खुद से करनी पड़ेगी। तो क्या हम इस प्रोसेस को भी ऑटोमेटेड कर सकते हैं? उत्तर है हाँ। जो n हमारा क्या है इस वाले केस में, ये हमारे x और y जो डेटा वेक्टर्स हैं उन्हीं का तो ये उसके अंदर कितनी संख्याएं उन्हीं का तो नंबर है। तो इसको मैंने यहाँ पे देखिए ऑटोमेटेड कर दिया। मैंने कहा n की वैल्यू बाहर से नहीं आएगी, लेकिन जो हम इनपुट डेटा देंगे ये वहीं से ऑटोमेटिकली कंप्यूट होगी। और इसको मैंने कर दिया लेंथ ऑफ x, राइट। अब हम यहाँ पे एक लूप लगाना चाहते हैं। लूप के तो हम आपको एक्चुअली में दिखाना चाहते हैं कि कैसे हमारा फंक्शन काम करता है, और वैसे तो मैंने आपको दिखाई दिया है। तो सबसे पहले हमको अपनी वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे आगे मैंने जो वेरिएबल्स इस्तेमाल करने हैं उनको मैंने पहले फैसला किया और उन सारे वेरिएबल्स को मैंने आरंभ में सबसे पहले लिख दिया। जैसे मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल लिए हैं x1, y1, z1, और मैंने कह दिया कि उनकी जो इनिशियल वैल्यू है वो 0 है, अर्थात कि अगर हमारा कोई फंक्शन x1, y1, z1 को इस्तेमाल करेगा तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, तो वो मैंने कह दिया कि ये हमारा 0 होगा। अब उसके बाद हमने अपना लूप लगाया। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक हैश का साइन लगा दिया, तो आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ पर हमारा लूप आएगा, ओके। अब आपको लूप के अलावा भी आप बहुत से जो आपने पढ़े थे लूप आप उसको लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे फॉर लूप लगाया है। अब यहाँ पर आपको ये याद करना पड़ेगा कि फॉर लूप को देने के लिए हमारा सिंटैक्स क्या होता है, हमारे इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं। तो फॉर लूप को आपको याद होगा, जैसे हमारा सिंटैक्स होता है फॉर, और उसके आगे पैरेंथेसिस में हम जो भी हमारा काउंटर वेरिएबल है, काउंटर वेरिएबल हमारा कहाँ से कहाँ तक जाएगा उसको मैंने लिख दिया। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर i इन 1:n, अर्थात मतलब कि n की वैल्यू कहाँ से आई है, आपने देखा n की वैल्यू आपने जो देखिए यहाँ से निकाली हुई है। तो n की वैल्यू उसको यहाँ से देखिए अपने आप से मिल गई। अगर आप कोई भी स्टेप पर आते हैं और उस स्टेप पे कोई वैल्यू ऐसी अगर है जो उसको पहले से नहीं मिली है, तो प्रोग्राम अपने आप से वहीं पर रुक जाएगा। कोई प्रोग्राम में कभी ऐसा नहीं हो सकता कि जिस स्टेप पे जो उसको इनपुट मिलना है वो उसको अगले स्टेप पर मिले, राइट। और यहाँ पे अगर आपको कुछ और भी करना चाहते हैं फॉर लूप को लगाने के लिए, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने अपने लेक्चर्स में कई सारे ऑप्शन की बात करी है कि आप यहाँ पे सी कमांड से भिन्न भिन्न वैल्यू को भी दे सकते हैं। अब फॉर लूप मैंने देखिए जो भी लगाया उसको मैंने यहाँ से एक कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। अब हमारा देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है, आप अगर इस फंक्शन का स्ट्रक्चर देखिए, समेशन xi क्यूब i गोज़ फ्रॉम 1 to n, और इसका रेशियो है i गोज़ फ्रॉम 1 to n yi क्यूब, और एक हमारा है समेशन xi अपॉन yi होल क्यूब। तो हम क्या करते हैं, तो अब हम यहाँ पे एक हम नया वेरिएबल हम सपोज हम डिफाइन कर लेते हैं। सपोज x1 इज इक्वल टू से x क्यूब, और y1 को हम डिफाइन कर लेते हैं से y क्यूब, मतलब कि जो भी हमारी इंडिविजुअल वैल्यूज़ हैं ये उसका क्यूब करेगा, और जो भी क्यूब करी वैल्यू है उनको मैंने x1 और y1 से डिफाइन कर लिया। अगर मैंने ऐसा कर लिया तो देखिए इसी सम को हम कैसे ले सकते हैं, समेशन x1 i गोज़ फ्रॉम 1 to n डिवाइडेड बाई समेशन i गोज़ फ्रॉम 1 to n y1, राइट। और उसी तरीके से मैंने एक और वेरिएबल डिफाइन कर लिया यहाँ पे z1,
और z1 को मैंने कर दिया से x/y होल क्यूब। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो देखिए ये फंक्शन आपका कैसे बन जाएगा, समेशन z1, राइट। तो मैंने यही काम देखिए मैंने यहाँ पर लिखने की कोशिश करी है। देखिए मैंने x1 वेरिएबल डिफाइन किया जो x का क्यूब है, और y1 को मैंने ये y का क्यूब है, और ये z1 हमारा x/y का क्यूब है। अब देखिए जो मैंने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है i, ये क्या करेगा, ये हमारा काउंटर है, क्योंकि x आपने दिया हुआ ये आपकी वैल्यूज़ ऐसी हैं x1 x2 से xn, और y इज इक्वल टू y1 y2 yn। तो अगर हमको इस डेटा वेक्टर में किसी पर्टिकुलर वैल्यू को कॉल करना होता है तो मैंने आपको बताया था कि हमारा कमांड होता है, यहाँ पे हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे x, और स्क्वायर ब्रैकेट में हम अपना जो भी काउंटर है हम इसकी वैल्यू दे देंगे। तो x की वैल्यू को कॉल करने के लिए हमारे पास हो जाएगा xi, और y की वैल्यू के लिए हो जाएगा y स्क्वायर ब्रैकेट में i। तो देखिए ये वाला i जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये इस लूप को कंट्रोल करेंगे कि लूप हमारा जो i इक्वल टू 1 से शुरू करेगा, ये हमारा पहले वैल्यू को आएगा, यहाँ पे लेगा x1 1, और ये x1 की जो वैल्यू हमारी है उसको क्यूब करेगा, उसी तरीके से y की वैल्यू को क्यूब करेगा, और ये z1 हमारा x/y की वैल्यू को क्यूब करेगा। और सारी वैल्यूज़ हमारी जो x और y में है इस लूप के थ्रू 1 से लेकर के n तक चलती जाएंगी, और साथ में ये इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू को x1 y1 x2 y2 xn yn लेता जाएगा, और हमारे पास x1 y1 और z1 वेरिएबल्स तैयार हो गए। और इन वेरिएबल को तैयार करने के बाद हम इस लूप को बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे आपके पास बहुत सारे कर्ली ब्रैकेट होंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे हर कर्ली ब्रैकेट के बाद एक लिख दिया है कि ये हमारा कौन सा कर्ली ब्रैकेट को बंद कर रहा है, राइट। अब इसके बाद हमने यहाँ पे एक मैंने नया डेटा वेक्टर तैयार कर लिया है x1, जहाँ पर हमारे पास से हेयर x क्यूब की सारी वैल्यूज़ थी, और y1 के अंदर हमारे पास जो हमारे y क्यूब की सारी वैल्यूज़ हैं, और z1 के अंदर हमारे पास z क्यूब की सारी वैल्यूज़ हैं, और ये c के फॉर्म में कहीं ना कहीं लिखी होंगी। और जो भी हमारे पास इनकी वैल्यूज़ आई हैं मुझे इनका सबका सम करना है। तो मैंने सम ऑफ x1, सम ऑफ y1 और सम ऑफ z1 डिफाइन कर लिया, और इन वैल्यूज़ को मैंने एक नए वेरिएबल में डिफाइन कर लिया, सम अंडरस्कोर क्यूब अंडरस्कोर x, सम अंडरस्कोर क्यूब अंडरस्कोर y, सम अंडरस्कोर क्यूब अंडरस्कोर z, राइट। और जो भी ये हमारी वैल्यूज़ यहाँ पर आ रही हैं, अब हमको क्या करना है, आप अपने फंक्शन को ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ का रेशियो लेना है, राइट। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक डिफाइन कर दिया, सम ऑफ अंडरस्कोर क्यूब अंडरस्कोर x, कहाँ से आया, यहाँ से आया। सम अंडरस्कोर क्यूब अंडरस्कोर y कहाँ से आया, यहाँ से आया, राइट। तो ये हमको काहे की वैल्यू दे देगा, जो हमारा देखिए g फंक्शन था, यही तो था हमारा सम ऑफ क्यूब और दोनों का रेशियो, राइट। उसी तरीके से आपका ये z1 क्या आया, जो मैंने सम ऑफ क्यूब अंडरस्कोर z निकाला है, ये हमारा x/y को उसने पहले यहाँ पर डिवाइड किया और उसके बाद में उसको क्यूब किया और उनका सम ले लिया। तो ये हमारा क्या हो गया, यही तो हमारा h हो गया। आप अगर h फंक्शन को अगर ध्यान दें, ये यही फंक्शन तो है कि x/y को आप क्यूब करिए और इसके बाद में आप उसका सम कर लीजिए। तो देखिए ये आपका g और h की वैल्यू आ गई। अब हमको इसका आउटकम चाहिए, तो आउटकम करने के लिए मैंने क्या किया, मुझे पर्टिकुलर तरह का फॉर्मेट चाहिए। मैंने कहा कि हमारा आउटकम ऐसा आना चाहिए, द वैल्यू ऑफ g एंड h आर, ये ऐसा आना चाहिए। उसके बाद में g की वैल्यू आनी चाहिए, कहाँ से आएगी, ये वैल्यू यहाँ से आएगी। और उसके बाद आना चाहिए एंड, उसके बाद आनी चाहिए h की वैल्यू, कहाँ से आएगी, वो यहाँ से आएगी। और उसके बाद में जो भी हमारा आउटकम है, हमारा नेक्स्ट लाइन आ जाएगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कैट कमांड यूज़ कर लिया। आप यहाँ पे आपको याद होगा आपके पास आपने कैट और प्रिंट दो फंक्शन किए थे, लेकिन प्रिंट तो यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि प्रिंट आपको वरना हर एक आउटकम एक एक लाइन पर दे देगा, और हम इसको एक ही लाइन में चाहते हैं। और उसके बाद में मैंने देखिए यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। ये कर्ली ब्रैकेट काहे का है, ये कर्ली ब्रैकेट देखिए जो आपने फंक्शन को स्टार्ट किया था, यहाँ पर देखिए जहाँ पर मैं सर्किल कर रहा हूँ, इसको यहाँ पर ये क्लोज करने की कोशिश कर रहा है, और इसके आगे मैंने इसे ले लिया कि अब मेरा फंक्शन एंड हो गया। और इसी को जो मैंने लिखा है ना, इसको अगर मैं शॉर्टली लिखने की कोशिश करूँ, देखिए मैंने यहाँ पे उसको एक ही स्लाइड में लिख दिया है। ये हमारा फंक्शन आ गया, यहाँ पर मैंने n की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पर वैल्यू को इनिशियलाइज कर लिया, और देखिए ये वाला जो हमारा था ये मैंने यहाँ पे ये हमारा लूप हो गया। और लूप होने के बाद में इन वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पे इंडिविजुअली
निकाल लिया जो सम ऑफ क्यूब्स थे, और उसके बाद मैंने यहाँ पे GNH फंक्शन डिफाइन कर दिया, और यहाँ पे मैंने जो कैट का फंक्शन था उसको मैंने डिफाइन कर दिया, राइट। और इसी फंक्शन को आप अगर अपने R कंसोल में अगर लिखना चाहेंगे तो देखिए ऐसे ही तो मैंने लिखा हुआ है, राइट। और इस फंक्शन को आप अगर देखेंगे तो आपको ऐसे ही दिखाई पड़ेगा, राइट। अब इस फंक्शन को जरा हम एग्जीक्यूट करवाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कैसा आउटकम आ रहा है, और फिर हम आपको R कंसोल पे करके दिखाएंगे, राइट। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक उदाहरण लिया हुआ है कि मैंने x की मैंने कोई 3 वैल्यू ले ली, 10, 20, 30, जिनको मैंने C कमांड्स में दे दिया, और y की वैल्यू मैंने 1, 2, 3 ले ली। अब इस प्रोग्राम को अगर मुझे रन करना है तो मुझको क्या देना होगा, जो भी मेरे फंक्शन का नेम है, फंक्शन का नेम आपका क्या है, देखिए यहाँ पर ये आपने सबसे पहले यहाँ पर लिखा था, ये देखिए example1, और इसके आपके इनपुट क्या थे, xy। तो अब अगर आपको इस फंक्शन को अगर आपको रन करना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, example1 फंक्शन का नेम और पैरेंथेसिस में जो उसके इनपुट वेरिएबल है। इनपुट वेरिएबल देखिए आपके पहले से यहाँ पर इसको मिल रहा है क्योंकि आपने R कंसोल में इसको टाइप कर दिया है, और जो आपको देखिए यहाँ पर आउटकम मिलेगा वो ऐसा आ जाएगा, द वैल्यू ऑफ GNHR, जो भी इसकी वैल्यू आएगी कंप्यूट करने के बाद में, एंड और जो भी h की वैल्यू आएगी, ये g की वैल्यू है, ये h की वैल्यू है रिस्पेक्टिवली। और आप अगर ध्यान दें, आपने यहाँ पे अपने कमांड में कैट में यही तो लिखा था, राइट। तो देखिए ऐसे आपको इसका आउटकम मिल जाएगा। इसी तरीके से आप इस प्रोग्राम को आप अगर रिपीट करना चाहते हैं, कोई भी डेटा सेट लेना चाहते हैं, तो आप देखिए मैंने यहाँ पे x की वैल्यू को चेंज कर दिया, y की वैल्यू को चेंज कर दिया, और इसी कमांड को फिर से दिया, और जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो मुझको देखिए यही आउटकम फिर से मिल जाएगा। लेकिन अब आपकी g और h की वैल्यू देखिए अपने हिसाब से इस गिवन डेटा के हिसाब से चेंज हो गई, और देखिए ये आपको आउटकम मिल जाएगा। अर्थात कि अब अगर आपको इस प्रोग्राम को अगर रन करना अगर है, आपको खाली x और y की वैल्यू ही तो दे देनी है, और आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। और देखिए ये आपको मैंने इसका यहाँ पे इसका आउटकम भी दिखा दिया, स्क्रीनशॉट। अब हम इस प्रोग्राम को अपने R कंसोल में करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैंने तो इस प्रोग्राम को पहले टाइप कर लिया है, हम इस प्रोग्राम को यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, राइट। आप अगर चाहें तो आप R के अंदर आ करके आप जो उसका GUI एडिटर है आप उसके अंदर भी इसको टाइप कर सकते हैं, राइट। तो देखिए अब इस प्रोग्राम को हम डायरेक्ट यहाँ पे भी हम टाइप कर सकते हैं, देखिए ये ओके। और अगर आपको यहाँ पे कोई अगर समस्या आ रही है तो आप इसको यहाँ पे एक न्यू स्क्रिप्ट फाइल खोल करके भी आप इसको यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ पे आपको डायरेक्टली दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब अगर ये आपने प्रोग्राम देखिए टाइप कर लिया है, और अगर इस प्रोग्राम को आप अगर वापस देखना चाहते हैं कि प्रोग्राम क्या है, तो देखिए ये आपको ऐसे दिखाई पड़ जाएगा, ये आपका प्रोग्राम है। अब आपको यहाँ पर x और y की वैल्यू देनी है। चलिए हम इस स्क्रीन को क्लियर करते हैं। तो अगर मैंने कर दिया x इक्वल टू c, सपोज होगा 10, 20, 30, और y की वैल्यू मैंने यहाँ पे दे दी सपोज c 100, 200, 300, राइट। आसान सी वैल्यू देते हैं। अब इस प्रोग्राम को अगर मुझे रन करना है तो मैंने इसका नाम दिया example1, हमारा फंक्शन का नाम है, और कर दिया x, y। अब आप देखिए ये आपका क्या हो गया, देखिए ये आउटकम आ गया। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे मान लीजिए कि अगर हम कोई x की और भी कोई वैल्यू कोई लेते हैं, 19, 24, 34, 56, 76, 67, 89, देखिए कितनी वैल्यूज़ हैं, ये आपको काउंट करना है क्योंकि आपको y की भी उतनी वैल्यूज़ देनी है। तो y की आपको हम 7 वैल्यूज़ दे देंगे यहाँ पे, 89, 56, 45, 65, 87, 99 और से 10, राइट। अब अगर हम फिर से अपने example1 को अगर हम रन करना चाहें, को देखिए ये इसने इस गिवन डेटा को एग्जीक्यूट करके इसने आपको g और h की वैल्यू पूरी बता दी है। तो देखिए यही तो हमारे प्रोग्रामिंग का एडवांटेज है कि अगर आपने एक बार प्रोग्राम अगर लिख दिया है तो उसको आपको बार बार किसी भी जब डेटा को चेंज होता है तो उसको चेंज नहीं करना है। ये उसी तरह की बात है कि अगर हम किसी ऑनलाइन शॉपिंग में कस्टमर का बिल जनरेट करने के लिए अगर मैंने प्रोग्राम लिख दिया है तो उसमें हमारा कोई भी कस्टमर है वो जो भी शॉपिंग करेगा उसका बिल अपने आप से जनरेट हो जाएगा, राइट। तो चलिए अब हम यहाँ पे रुकते हैं, और मैंने आपको इस लेक्चर में प्रोग्रामिंग क्या होता है उसको बिल्कुल बेसिक
तरीके से बताने की कोशिश करी है। अगर आपको आती है तो कोई बात नहीं, और नहीं आती तो आपको ये सहायता करेगी। उसके साथ मैंने आपको एक आर में एक सिंपल सा प्रोग्राम कैसे लिखा जाएगा उसके बारे में बात करी। अब अगले टर्न पर मैं कुछ और प्रोग्राम लूँगा और मैं ये मान के चलूँगा कि अब आपको प्रोग्राम लिखना आ गया, प्रोग्राम क्या होता है उसके बारे में पता है, और मैं आर के अंदर जो उसकी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, किसी प्रोग्राम के अंदर आप किसी प्रोग्राम को कैसे कॉल कर सकते हैं, अर्थात किसी फंक्शन के अंदर आप किसी और फंक्शन को कैसे कॉल कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो आप इन प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करिए, छोटे छोटे प्रोग्राम्स लिखिए और कॉन्फिडेंस गेन करिए। मैं आपको अगले लेक्चर में फिर से मिलने आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय।